2 इट मींस जो उसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी बनेगी बेटा आपके पास? चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 है, the number of chloride ions which surround each sodium ion in the NaCl crystal lattice। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 है, the crystal of sugar has hydrogen bonding as well as a covalent bond। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है शुगर के अंदर और कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। सो इट बिलोंग्स टू, ये इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन भी बता दी है। तो नो डाउट कोवलेंट बॉन्ड तो होता है, लेकिन हमें ओवरऑल देखना होता है। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की एग्जांपल है। शुगर जो है वो किसकी एग्जांपल है? मॉलिक्यूलर जो आपके पास सॉलिड्स हैं। तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगी। इसके साथ साथ बेटा जरूरी नहीं कि आप शुगर को ही याद करें। मैंने आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड में दो टाइप्स पढ़ाई थी, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। पोलर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल फोर्स थी, जबकि नॉन पोलर में लिनियर डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। अब शुगर जो है उसने क्या बोला यहाँ पर? एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये आपके पास किस में आ जाएगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड में। और कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड? पोलर। इसकी एक और एग्जांपल आइस भी है। और नॉन पोलर में मैंने आपको बताया था बेटा ड्राई आइस, उसकी एग्जांपल है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, दीज आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू, ये इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, Gp plus a n square over v square into b minus nb is equal to nRT। ये आपके पास है। ठीक है इक्वेशन। अब क्या कह रहा है स्टेटमेंट, अगर गौर से पढ़े तो उसमें उसने लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ a एंड b आर 0। अगर a और b की वैल्यू 0 है, बेटा ये देखें ये a है, इसकी वैल्यू भी 0 पुट कर दें और ये b की वैल्यू 0 पुट कर दें, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, यहां से पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा? p v is equal to nRT। ये आपके पास कौन सी है? आइडियल गैस इक्वेशन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। ये आइडियल गैस बन जाएगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस होगी। नेक्स्ट कहता है P, V, M, T and R are pressure, volume, molar mass, temperature and gas constant respectively. Then for the ideal gas, the density is given by, बेटा डेंसिटी के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। मैंने कहा था जी डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है? PM over RT, प्राइम मिनिस्टर एट रेस्ट। तो ये आपके लिए आसानी होगी अगर आप ऐसे याद कर लेंगे। तो बेटा इसमें जो ऑप्शन होगी वो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर 6 है, ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर और इज द मोस्ट वोलेटाइल। देखें वेपर प्रेशर और वोलेटाइल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है इट मींस वो जो आपका लिक्विड है वो ज्यादा क्या है? वोलेटाइल है, उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है। अच्छा अब आपने देखना है किसकी ज्यादा है। तो अगर आप बाकी तमाम एग्जांपल देखो, इनमें HF है, उसमें एथेनॉल है, उसमें आपके पास अमोनिया है और उसमें वाटर है। जी उसमें क्या है आपके पास? वाटर। तो देखिए बेटा वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, स्ट्रॉन्गर है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एचएफ में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। तो ये जो तीनों मैंने सर्कल किए हैं ये तमाम के अंदर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो अगर आप यहाँ पर अमोनिया की एग्जांपल देखें तो अमोनिया में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीकर है, सो ये ज्यादा वोलेटाइल होगा। यानी यहाँ से अगर मैं वोलेटिलिटी का रिलेशन बनाऊं किसके साथ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ, तो वो इनवर्स होगा। इट मींस अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है तो वो लेस वोलेटाइल होगा। ठीक है, एहसान अहमद बोले बेटा। सर ये जो हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती?
हाँ जी जी बेटा, आसान क्वेश्चन करें बच्चे। सर जो अमोनिया, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती? अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन कंपैरेटिवली बेटा एचएफ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है, ऑक्सीजन में और तो फ्लोरीन में एज कम्पेयर ऑफ वैसे भी नाइट्रोजन। हम वैसे भी अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो अमोनिया का -33 है, तो वो इतना कम क्यों है, हालांकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। बेटा जरूरी देखो, ये भी हम देखते हैं ना कि वो पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो अमोनिया पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। लेकिन एचएफ में देखें, वो भी पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उसके ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस predict the correct order of increasing boiling point of the substance। देखिए बेटा, हमने यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर कर रहा है, तो मैंने आपको तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, डाइपोल डाइपोल, रिड्यूस्ड डाइपोल, लंडन डिस्पर्शन, तमाम थी। तो आपने वहां पर एक फोर्स पढ़ी थी लंडन डिस्पर्शन फोर्स, और उनके कुछ फैक्टर्स भी पढ़े थे। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स बेसिकली डिपेंड करती है, यहाँ पर जो एप्लीकेबल फैक्टर है वो है एटॉमिसिटी, और जितनी एटॉमिसिटी ज्यादा होगी उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें विद रिस्पेक्ट ऑफ एटॉमिसिटी, अगर आप इसको ऑर्डर दें तो देखें NH3 के अंदर कितने हैं आपके पास 4 एटम्स हैं, फिर हाइड्रोजन में 2 है और हीलियम में 1 है, तो बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी जी। है बेटे, क्वेश्चन करें। सर ये वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी, एक मॉलिक्यूल मतलब कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है सर? 2। सर कहीं पे मतलब 4 भी होता है कि वो मतलब वो एक बेटा, जिससे वो एक वाटर का ना ओवरऑल बताया होता है स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, जैसे वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहता है, वो उस लिहाज से बताया होता है, ठीक है। ठीक है ठीक सर अच्छा ये अच्छा। जो आपने बताया है, ये जो रिलेशन एटॉमिसिटी का बॉइलिंग पॉइंट के साथ, ये सब पे अप्लाई होता है, मतलब जिसका अब जैसे हमें अमोनिया का तो पता है, हमारी बुक में मेंशन है बॉइलिंग पॉइंट, और हाइड्रोजन का भी मेंशन है, लेकिन हीलियम का नहीं मेंशन, तो हमें नहीं पता चलेगा कि हाइड्रोजन का कम है या हीलियम का कम है। तो ये जो आपने रिलेशन बताई है ये सब बेटा, पे, इनके सब पे। लिए हम देखें, हम देखते हैं नॉन पोलर कौन से हैं, ठीक है। जो नॉन पोलर होंगे उन पे फिर आगे जाकर लंडन डिस्पर्शन फोर्स एक्ट कर जाएगी, ठीक है, फिर हम उनके फैक्टर्स को स्टडी करेंगे वहां पर। अगर यहाँ पर कोई पोलर कंपाउंड्स होते तो क्या फिर भी आप एटॉमिक साइज पे जाते? नहीं, फिर आप किस पे जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, ओके। अगर डाइपोल डाइपोल है, ओके, बात समझ आ गई बेटा। नॉन पोलर के केस में। ये नॉन पोलर के केस में हम एटॉमिसिटी को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर किसमें होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया था बेटा, HF है और H2O है बेटा, इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है HF के अंदर, और वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये दो बातें डिफरेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड में डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। यहाँ पर अब उसने आपसे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर पूछा है, तो कुछ बच्चे यहाँ पर HO पे टिक करते हैं, जो कि गलत है, बीटा ऑप्शन करेक्ट होगी, HF में जो बॉन्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन ए लिक्विड इज एवेपोरेटेड। बेटा जब लिक्विड एवेपोरेट होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीज, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीज, लेफ्ट बिहाइंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स बिकम मोर एनर्जेटिक, एंड लास्ट है बोथ बी एंड सी। तो बेटा इसमें अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। जब आपके पास इवेपोरेशन होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस को लीव कर देते हैं, तो पीछे जो रिमेनिंग रह जाते हैं उनका टेंपरेचर क्या होता है, कम हो जाता है, सो द टेंपरेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, अल्फा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 10 है बच्चे, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वेरी सिंपल, हमने पढ़ा था जी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर, सो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट वन। सर इधर एक एमसीक्यू था कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेलोसिटी किसे कहते हैं हम, क्या? एलएमएस में पूछा था मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का। हाँ जी, क्या मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का क्या क्वेश्चन था? उन्होंने ना इसको डायरेक्ट रिलेशन में लिखा हुआ था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। हाँ हाँ, तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है ना, रूट मीन स्क्वायर क्या है बेसिकली? सर वेलोसिटी है ना, सीआरएमएस, हाँ जी, स्क्वायर वेलोसिटी।
तो उसको किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा था? सर वो एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन नहीं याद, एक सेकंड में क्वेश्चन तो निकाल। फिर अभी फिलहाल आप डिस्कशन को करें, लास्ट पे इस तरह के क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है बेटा 11। कहता है इफ वॉल्यूम ऑफ O2 इज 11.2 dm³ एट STP देन द नंबर ऑफ मोल्स वुड बी। देखिए O2 आपको बताया है और उसका वॉल्यूम बताया है। बेटा हमने एक पढ़ा कि जब भी आपके पास 22.414 dm³ होगा तो आपके पास उस चीज का 1 मोल होगा, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो नाइट्रोजन है या कोई भी गैस है। अब उसने आपसे पूछा कितने के लिए, 11.2 के लिए, तो आप पहले इसको 1 के लिए निकाल लें। 1 के लिए कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 22.414, और बाद में आप निकालें 11.2 के लिए तो मल्टीप्लाई बाय 11.2, सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, व्हिच इज इक्वल टू 0.5। 1/2 का मतलब क्या है, 0.5। तो ये आपके पास कितना आंसर आ जाएगा बेटा इसका, 0.5 मोल्स। जी बच्चे क्वेश्चन करें। सर प्लीज स्क्रीन शेयर कर दें, वो बार बार पीछे जाके देखा नहीं जाता सर, इतनी देर में एमसीक्यूज आप करवा देते हैं। स्क्रीन शेयर जी सर, ये जो क्वेश्चन पेपर की है बेटा की हुई है मैंने शेयर, सर मेरे पास शो नहीं हो रही। मैंने बेटा स्क्रीन भी शेयर की हुई है और मैंने व्हाइट बोर्ड भी ऑन किया हुआ है, दोनों चीजें यहाँ पर शो हो रही हैं बच्चों को। ओके सर, सॉरी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल ऑफ आइस इज जस्ट लाइक दैट ऑफ। बेटा आइस का स्ट्रक्चर और डायमंड का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है। बुक की लाइन है टेट्राहेड्रॉन की फॉर्म में दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, एमसीक्यू नंबर है 13। सॉलिडिफाइड नोबल गैसेस आर एग्जांपल्स ऑफ डैश सॉलिड। सॉलिडिफाइड नोबल गैसेस किसकी एग्जांपल्स हैं जी? अल्फा ऑप्शन है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट सॉलिड, बीटा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, चार्ली है आयनिक, एंड डेल्टा है कौन सा, एटॉमिक। तो बेटा जो आपके पास नोबल गैसेस हैं सॉलिडिफाइड फॉर्म में है। नोबल गैसेस में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो इट इज ए मॉलिक्यूलर सॉलिड। Which of the following expression at constant pressure represent the Charles law? Very simple, बहुत सिंपल है। चार्ल्स लॉ क्या रिलेशन बताता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर बट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा आप इसमें अगर करेक्ट ऑप्शन देखें तो वो आपके पास है बीटा। 15 क्वेश्चन नंबर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल। किस पेयर ऑफ मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जरूरी क्या था, आपका H पॉजिटिव आयन होना और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है? तो अगर आप यहाँ देखें अल्फा ऑप्शन में वाटर और एथेनॉल है, इसमें तो हो सकती है, बाकी ऑप्शंस भी देख लें। बीटा हेक्सेन है और बेंजीन है, बेटा ये तो नॉन पोलर है तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। HCl और HI, बेटा इसमें HCl और HI में डाइपोल डाइपोल हो सकती है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। और अगर आप डेल्टा ऑप्शन देखें तो उसमें है मीथेन एंड सीलेन, बोथ आर अगेन नॉन पोलर, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली अल्फा, जिसमें वाटर और एथेनॉल मौजूद है। एमसीक्यू नंबर 16 है, द रियल गैस बिहेव्स क्लोज टू एन आइडियल गैस। एक रियल गैस बिहेव करती है एज आइडियल गैस, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपसे वो एग्जाम में भी पूछेगा, आपने याद रखना है कि कब आइडियल केस होगा और कब जो है वो नॉन आइडियल केस होगा। आइडियल केस और नॉन आइडियल मैंने आपको दोनों बताए हुए बेटा डिटेल के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था और इसमें हमने जी फैक्टर को भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। तो आइडियल कब होगा, लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे आपके पास क्या होगा, आइडियल होगा। और अगर नॉन आइडियल की बात करें तो हाई प्रेशर पे और लो बेटा टेम्परेचर पे वो नॉन आइडियल होगा। तो अगर आपसे आइडियल के बारे में पूछेगा तो आप ऊपर वाला देखेंगे, नॉन आइडियल के लिए फिर हम देख लेंगे कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा आपसे उसने, आइडियल गैस अंडर द कंडीशन। तो आइडियल गैस के लिए कौन सी होंगी बेटा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जी सही था, नोट क्वेश्चन करें। सर अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिए हैं और पूछा हो कि नॉन आइडियल में से कौन सी गैस है, रिलेशन होगा नॉन आइडियल के साथ, क्या क्या बोला मास। सर अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया हो ऑप्शन में और पूछा गया हो कि इसमें से नॉन आइडियल गैस कौन सी है, तो वो हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? मैस, देखिए जितना मैस ज्यादा होगा मैस का रिलेशन अट्रैक्शन के साथ बना सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल कोड कर देता हूं मैं, जैसे कार्बन डाई था, नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था,
और हीलियम था, ठीक है। तो इसमें नॉन पोलर कैरेक्टर हम देखते हैं ओवरऑल, या पोलर कैरेक्टर देख लें, कोई भी चीज देख लें, वो मैथ की बेस पर भी हो सकती है। जैसे कार्बन डाई का मैथ ज्यादा था तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा आ सकती है, तो इतना ही ज्यादा नॉन पोलर कैरेक्टर शो करेगा और उतना ही ज्यादा ये नॉन आइडियल बिहेवियर भी शो करेगा, ठीक है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो नॉन आइडियल ज्यादा होगी। हाँ ये हम कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस उसके साथ फर्दर देखना पड़ेंगी, वो पोलर तो नहीं है, ठीक है। और पोलर हुई तो मैथ्स के साथ आपने ये भी देखना है कि वो पोलर है नॉन पोलर है क्या है, ठीक है। अगर तो पोलर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इट मींस कि वो क्या होगा, नॉन आइडियल होगा। आइडियल के लिए ये भी जरूरी है, आपने पढ़ा बेटा लिक्विफेक्शन मेथड, लिम्स मेथड आपने पढ़ा, तो उसमें हम ये भी कहते हैं, उसके लास्ट टाइम उसने लिखा हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम आप इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, इवन दो इसमें जनरल एक्सप्रेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती है ना, लेकिन आप इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। उसके लिए जरूरी क्या है, कहता है स्मॉल साइज है, लेस पोलराइजेबिलिटी है, स्मॉल साइज है, लेस पोलराइजेबिलिटी है, नॉन पोलर है। तो आप अपनी जो भी आपको गिवन डाटा होगा उसमें आप ये तमाम बातें देख लें। अगर तो बड़ा साइज है तो इट मींस नॉन पोलर है, यानी बड़े साइज का मतलब मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। लार्ज पोलराइजेबल है, इट मींस नॉन आइडियल, ठीक है। और ये तमाम बातें आप उसमें देख लें तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके चले जी आगे। अब हम नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, कहता है जी क्वेश्चन अभी भी है, अगर आपका तो मुझे बता दें, अदरवाइज हैंड डाउन कर लें। ओके नेक्स्ट कहता है इफ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ऑफ ए गैस, तो कहता है जी आप बताएं जी बॉयल लॉ की करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। बहुत सिंपल एमसीक्यू है बेटा, क्या होता है जी, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा बेटा आपके पास अल्फा। नेक्स्ट देखें, which of the following is theoretically valid at absolute zero। तो सबसे पहले आपको जब भी ये एमसीक्यू है तो आप ये देख लें एब्सोल्यूट जीरो के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हमने सीखे हुए हैं। एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है, आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। एब्सोल्यूट पे क्या होता है, आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैथ होल्ड नहीं करता। एब्सोल्यूट जीरो क्या है, जीरो केल्विन टेंपरेचर है, ये केल्विन में भी याद रखें, डिग्री सेल्सियस में याद रखें, फारेनहाइट के अंदर याद रखें, मैंने तीनों वैल्यूज आपको लिखवाई हुई है, ठीक है। फिर आप ये भी इसमें पढ़ते हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंपरेचर की, तो टेंपरेचर केल्विन में जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो, इट मींस मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाएगी, सीज्ड। तो इसके साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी कि अभी तक जो है वो 10⁻⁵ केल्विन जो उसको मेंटेन कर सके हैं। तो ये तमाम बातें आप अपने ज़हन में रखेंगे तो फिर इस तरह के एमसीक्यूज और इजी हो जाएंगे। और बेटा सिर्फ यही एमसीक्यू नहीं सॉल्व करना, बल्कि इसके रिस्पेक्टिव आपने देख लेना है कि अगर ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है तो इसके रिस्पेक्टिव और भी एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। एक मिनट प्लीज वेट कीजिएगा। जी बच्चे एक क्वेश्चन करें जी। Sir, you सर said आपने ये बताया है कि एब्सोल्यूट जीरो पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैल्यू होता है, क्या आपने यही बताया है? हाँ जी यही बताया बेटा। जी सर ठीक है, थैंक यू। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसलिए होल्ड नहीं करता, वॉल्यूम जीरो हो जाता है ना, वॉल्यूम जीरो तो हो ही नहीं सकता फिर। अच्छा जी जी वकार आपका क्वेश्चन बेटा करें। Sir, I just wanted to ask if you could repeat everything you said about absolute zero. So you said the volume was zero and everything like that. ओके ये देखो बेटा एब्सोल्यूट जीरो का जो आपने ग्राफ पढ़ा होगा उस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे थी वो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ।
ये हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ था, यहाँ पर वॉल्यूम है और यहाँ पर बेटा टेम्परेचर है। अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं करते करते यहाँ पर टेम्परेचर है -273.16 डिग्री सेल्सियस व्हिच इज इक्वल टू 0 केल्विन, जिसको आप क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। अब अगर आप बेटा इतना टेम्परेचर कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर इस चीज का वॉल्यूम क्या होगा, जीरो, यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। तो ये भी डेफिनेशन पढ़ी जाती है कि एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जहां पर आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। अब अगर तो किसी भी चीज का वॉल्यूम जीरो है, इट मींस उसका कोई मास नहीं है। ओके, अगर मास नहीं है तो इसके थ्रू फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड नहीं करना। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड ना करे। तो इट मींस कि ये जो हम 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये अनअटेनेबल है, ये अनअटेनेबल है। और अगर आप ग्राफ भी देखें तो मैंने इसको डॉटेड लाइन से शो किया है, इट्स नॉट सॉलिड ग्राफ, ठीक है, ये जस्ट इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके हमने इमेजिन किया कि अगर यहाँ पर जाएगा तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। इट मींस इट इज अनअटेनेबल। अभी तक जो टेम्परेचर हमने किया है वो है -5, 10⁻⁵ केल्विन मींस 0.0001, 0 केल्विन नहीं हुआ बल्कि 0001 केल्विन हुआ है। तो बेटा ये इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एब्सोल्यूट जीरो। और एक और हमने रिलेशन पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। अगर टेम्परेचर जीरो है तो मॉलिक्यूलर मोशन सीज्ड हो जाती है, मॉलिक्यूलर मोशन जो है बेटा वो क्या हो जाएगी, सीज्ड, क्योंकि अगर उसका टेम्परेचर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाएगी, सीज्ड हो जाएगी। तो यही एमसीक्यू में जवाब है, बीटा ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस बिकम जीरो देन द मॉलिक्यूलर मोशन इज सीज्ड। नेक्स्ट, the molecules of which gas have largest average kinetic energy at 250 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने आपके साथ क्लास में भी डिस्कस किया था बेटा, 250 डिग्री सेल्सियस पे उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमने ये बताना है बेटा। तो जी क्या ऑप्शन क्वेश्चन इसका क्या आंसर होगा जी बेटा आपके पास, सॉरी मैंने मेरा ख्याल एक एमसीक्यू छोड़ दिया है। यस सर। ओके 21 वाला ये ऊपर आज सर 19 वाला भी आ करवा 19 करना है जी, सॉरी। ओके, कहता है इन क्रिस्टल द केटायंस एंड एनायंस आर हेल्ड टुगेदर बाय, एक क्रिस्टल है और इसके अंदर क्या है बेटा, केटायंस और एनायंस हैं। याद रखें जब केटायंस और एनायंस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो बताइए कौन सा सॉलिड होता है, ये आपके पास आयनिक सॉलिड होता है। कौन सा सॉलिड होता है, आयनिक। नेक्स्ट चलें, एमसीक्यू नंबर है बेटा आपके पास 20। अच्छा, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। नेक्स्ट 20, KCl is an example of, KCl किसकी एग्जांपल है बेटा, आयनिक सॉलिड की एग्जांपल है। एमसीक्यू नंबर 21 है, पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस फॉर आइडियल गैस इज, कौन सा इनमें से पोस्टुलेट है, आपने इनमें से तलाश करना है बेटा। अल्फा ऑप्शन है एटम इज इंडिविजिबल, बेटा इसका कंसर्न काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के साथ नहीं है, ठीक है। बीटा ऑप्शन आपके पास क्या है जी, जी बीटा ऑप्शन है आपके पास गैसेस कंबाइन इन ए सिंपल रेशियो, गैसेस कंबाइन करती हैं सिंपल रेशियो में, इसका भी कंसर्न केएमटी के साथ नहीं है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के साथ नहीं है। चार्ली ऑप्शन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी ऑन द गैसियस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, तो ये इसका सेकंड लास्ट पोस्टुलेट था, अगर आपको याद हो तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। डेल्टा ऑप्शन भी देख लें, मॉलिक्यूल्स हैव हायर एवरेज स्पीड एंड स्ट्राइक द वॉल्स मोर ऑफ्टन, ऐसा नहीं हो सकता, तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर है 22, the molecules of which gas have largest average kinetic energy at 250 डिग्री सेल्सियस, किसकी ज्यादा होगी, आर्गन है, हीलियम है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो किसकी ज्यादा होगी बेटा, जब एवरेज पूछ रहा है तो इट मींस उसका टेंपरेचर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, ऑल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ये आपकी बुक की लाइन ही है जी। आमना दिन पर क्वेश्चन करें सर 21 का क्या है सर, 21 चार्ली बेटा, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑन द गैसियस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, ये सेकंड लास्ट पोस्टुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जी। आमना बेटा क्वेश्चन करें सर हाँ जी।
सर ये 22 का आपने बताया कि मतलब सबकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होती है सर, ये एक बार समझा दें। मैंने जब आपको ये क्लास में भी टॉपिक पढ़ाया था, आपने तब भी क्वेश्चन किया था बेटा, मैंने उस वक्त भी बात बोली थी कि देखो एवरेज की बात कर रहा है, सबकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। कोई भी गैस हो उसकी काइनेटिक एनर्जी बेटा डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है। आप इसको उसके साथ रिलेट मत करें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², उसके साथ ना इसको रिलेट करें। यहाँ पर हम रिलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है बेटा। जी हाँ जी, क्लियर होगी बात? जी अच्छा जी, और किसका क्वेश्चन है बेटा? हैंड डाउन करें अगर क्वेश्चन हो गया तो। ओके, नो वन। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच वन इज ट्रू इफ द फॉलोइंग इज एंड आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड? अल्फा ऑप्शन है सॉलिड हैव हाई डेंसिटी एंड लेस कंप्रेसिबिलिटी, ये तो बात सॉलिड की बात करें, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी एंड ओके, ये करेक्ट ऑप्शन है। बीटा भी देख लें, सॉलिड हैव वाइब्रेशनल मोशन ओनली, ये भी करेक्ट है बेटा। सॉलिड्स होते हैं उनकी वाइब्रेशनल मोशन होती है, जबकि मैंने आपको बताया था जो गैस और लिक्विड है उनकी क्या होती है? ट्रांसलेशनल होती है, ठीक है। जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था मैंने उस पर मेंशन किया हुआ था। चार्ली ऑप्शन है द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज फिक्स्ड, तो बेटा ये भी तो करेक्ट है, इट मींस डेल्टा ऑप्शन होगी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर है 24। solid NaCl is a bad conductor of electricity because, अब बेटा हमारे पास दो तरह की कंडक्शंस होती हैं। कितनी तरह की कंडक्शंस होती हैं बेटा? दो तरह की कंडक्शंस होती हैं। एक आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगी, ओवरऑल कह दीजिए आप, जिसमें जो आपके पास आयनिक सॉलिड्स होते हैं ऐसे समझ लें, या अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन फॉर्म में हो, उनमें जो आयंस होते हैं उनकी वजह से कंडक्शन हो रही होती है, फ्री आयंस की वजह से। लेकिन अगर आपके पास कोई मेटल हो, अगर आपके पास क्या हो, कोई मेटल हो, उस मेटल के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होती है, ठीक है। ये दो डिफरेंट पॉइंट है, आपने याद रखने हैं, फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला कंसेप्ट। तो बेटा यहां पर उसने जो आपसे पूछा है वो पूछा है सॉलिड NaCl, तो बेटा ये आपके पास क्या है? आयनिक कंपाउंड है, तो इट मींस इसमें क्या होंगे? द आयंस आर, अगर वो बैड कंडक्टर है तो इट मींस आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, इसमें आयंस जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, अब अगर एक्वस फॉर्म में होता तो इसमें आयंस मूव कर सकते थे, और इसमें आयंस की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी थी। लेकिन अगर इसके रिस्पेक्टिव, अभी हम आगे एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, अगर इसके रिस्पेक्टिव आपसे मेटल्स के बारे में पूछ ले तो मेटल्स में फिर हम फ्री आयंस नहीं बल्कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे यहाँ पर ये भी ऑप्शन लगा देते हैं, इन सॉलिड NaCl देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाली बात नहीं करनी बल्कि फ्री आयंस वाली बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एमसीक्यू नंबर है 25। Which of the following is not the basic assumption of kinetic theory of gas? कौन सी बेसिक assumption नहीं है? अल्फा ऑप्शन पढ़ लें, the clean among the molecules of the gas are perfectly elastic, तो ये तो बात ठीक है बेटा, जो क्लीन है वो आपके पास परफेक्टली क्या होती है? इलास्टिक होती है। नेक्स्ट, the molecules of the gas are always in the state of ceaseless haphazard motion, ये भी हमने पढ़ा था कि haphazardly मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं आपस में भी, वॉल्स के साथ भी, और अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट, the pressure of the gas is due to collision of gas molecules with the wall of container, तो जो प्रेशर है उसकी रीजन क्या है? प्रेशर क्या है? बेसिकली वो कोलिजन की वजह से आ रहा होता है, जो वो किसी एक खास एरिया पर एक्सर्ट कर रहा होता है। तो तीनों पहली वाली ऑप्शन तो ठीक है। डेल्टा ऑप्शन देख लें, द मॉलिक्यूल एक्सर्ट एप्रिशिएबल अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, क्या एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखते हैं? बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का तो ये पोस्टुलेट नहीं था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती थी इनमें देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मैक्सिमम व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर। देखें अगेन वो पूरा बॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें से एक उसने पूछा है, मे बी कोई भी पॉइंट उसमें पूछे लाइक 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा प्रेशर उसका, ठीक है। ऐसे ही अगर 120 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर है तो कितने टॉर्क प्रेशर होगा, 69 है, 98 है, तो ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें अगर एमसीक्यू स्टडी करें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मैक्सिमम व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर 120 होता है, तो मैक्सिमम जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा यानी कि अल्फा ऑप्शन 1489 टॉर पे बेटा 120 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग भी आपको पता होने चाहिए। 700 टॉर पे कितना होता है 98, 23 पे कितना होगा आपके पास 25 डिग्री, और 323 पे कितना होगा आपके पास 69। तो आपको तमाम जो इनके बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। जी बेटा रहमत क्वेश्चन करें। सर जितना एग्जर्ट प्रेशर बढ़ेगा उतना सर इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों बढ़ेंगे सर? बेटा लिक्विड की बात कर रहे हैं तो जस्ट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा थैंक यू सर, ठीक। ओके, एमसीक्यू नंबर है 27। इन द फॉलोइंग ग्राफ, आपको ग्राफ दिया गया है, आपने बताना है विच क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बेटा ये जो ग्राफ है आपको याद होगा, इसको हम बनाते थे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बेस। ये आपके पास यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता था पीवी ओवर एन आर टी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता था प्रेशर, ठीक है, जो यहाँ से लो प्रेशर से हम हाई प्रेशर में मूव करते थे, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी ग्राफ होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑन वाई एक्सिस एंड प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बेटा कौन सा होगा, बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 1 मोल ऑफ ए गैस रेफर टू, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ जी। 1 मोल ऑफ ए गैस रेफर टू, 1 मोल किसको रेफर करती है, हम इसको देख लेते हैं बेटा। अगर किसी भी गैस का 1 मोल मौजूद है तो भी हमने पढ़ा था उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.414 dm3। तो अगर हम ऑप्शंस पढ़ें तो अल्फा ऑप्शन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 dm3 ऑफ ए गैस, ऐसा तो नहीं होता। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 फार्मूला वेट, ऐसा भी नहीं होता। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप, तो कार्बन 12 आइसोटोप के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो गैस की बात कर रहा है तो चार्ली ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो डेल्टा ऑप्शन में आ जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 dm3 ऑफ गैस एट एसटीपी। तो यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, डेल्टा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर है 29। चार्ली कब सही होना था इस केस में? चार्ली तब हो सकता था जब यहाँ पर गैस का जिक्र ना होता। आमना बेटे जी क्वेश्चन करें। बस ये मैंने यही पूछना था कि चार्ली क्यों नहीं है, गैस कहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड चॉइस में? थर्ड में नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 1 मोल ऑफ ए गैस। सर मुझे समझ नहीं आया आपकी। बेटा क्वेश्चन पढ़ें क्या लिखा हुआ है, पढ़ें सर ये थर्ड चॉइस क्यों नहीं हो सकती, ये एक्सप्लेन करते हैं प्लीज। बेटा मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ ए गैस, उसने गैस का पूछा हुआ है। तो चार्ली ऑप्शन में देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप, तो वो तो कार्बन है, ठीक है, वो गैस तो नहीं है ना, तो इसलिए फिर हम गैस वाली ऑप्शन में जाएंगे। सही है बेटा, तो हमने फिर डेल्टा ऑप्शन को करेक्ट किया जिसमें उसका वॉल्यूम है, ठीक है जी। चलें जी आगे। नेक्स्ट 29 एमसीक्यू है, अमंग द H2O, H2S, H2SE and H2TE, the one with the highest boiling point। देखें मैंने आपको इनका कंप्लीट जो हाइड्राइड से इनके बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर मेंशन करवाए थे। तो इसमें बेटा सबसे ज्यादा पहले किसका होता है, वाटर का, फिर होता है आपके पास टेलेरियम का, फिर होता है आपके पास सेलेनियम का, और फिर होता है बेटा आपके पास सल्फर का, ठीक है। और मैंने याद करें आपको इनके और रिलेशंस भी बताए थे, लाइक अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लिखा हुआ है। Boiling point is directly proportional to intermolecular forces and inversely proportional to vapor pressure and inversely proportional to volatility, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो अगर आपसे यहाँ पर वो वोलेटिलिटी के लिहाज से पूछे तो ये ज्यादा वोलेटाइल होगा, बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से पूछे तो ये ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपने इन तमाम बातों को याद रखना है यहाँ पर। जी वकार हसन बेटा क्वेश्चन करें। Sir, I just wanted to ask, does HF have a higher boiling point than H2O? No. Okay. HF has a low boiling point than H2O. Because I remember seeing somewhere that it said that HF has stronger hydrogen bonds than H2O.
HF has a strong हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये तो बात ही है, लेकिन वाटर हैज स्ट्रॉन्गर Okay. Okay. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, बेसिकली हाइड्रोजन कंटेन्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स per molecule and HF contains only one. So if the water contains two number of hydrogen bond, so the hydrogen bonding is stronger as compared to HF. Okay, makes sense. ओके जी बेटा, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर है ओके क्वेश्चन नंबर 30। कहता है देयर इज मोर डेविएशन इन द बिहेवियर ऑफ ए गैस फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन Pv is equal to nRT। कहां पर ज्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर होगा? तो बेटा ये मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया था, जब आपके पास टेंपरेचर कम होगा और प्रेशर ज्यादा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी बेटा? चार्ली हो जाएगी। 31 नंबर एमसीक्यू देखें। What is the reason that ice at 0 degree Celsius occupies more volume than water? क्या रीजन है कि जो आपके पास आइस है उसका ज्यादा वॉल्यूम है एज कंपेयर टू वाटर? तो इसकी रीजन है बेटा एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं। आपने पढ़ा 9% एम्प्टी स्पेसेस बढ़ जाती हैं, उससे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये भी आपने याद रखना है। फिर यहाँ पर मैंने और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि कहां पर इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है बेटा? 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है और 0 पे कम हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कौन सा जी? 34। ओके, ये इतना छोटा लिखा हुआ है, गायब भी हो जाता है। 32 सर। 32 ओके। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस फॉर एन आइडियल गैस, तो पहली ऑप्शन पढ़े, देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, क्या इनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है? नो बेटा, हम तो कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो बीटा ऑप्शन देखिए उसने वही लिख दी है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी भी पढ़ लें। चार्ली, द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज फॉर ईच कोलिजन, ऐसा नहीं होता। डेल्टा ऑप्शन देखें, मॉलिक्यूल्स हैव कंसीडरेबल वॉल्यूम, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो बीटा ऑप्शन ही करेक्ट होगा। 33 एमसीक्यू है जी। मैसन बेटा करें क्वेश्चन। So sir, we can say that kinetic energy has repulsive forces, right? काइनेटिक एनर्जी हैज रिपल्सिव फोर्सेस इन किस लिहाज से आप बात कर रहे हैं ये? Because of collision, they collide from each other. That means they repel, right? So we can say they have repulsive forces, right? You can say that because the collisions are elastic in nature, ठीक है। So here there is no change in kinetic energy. Overall there is no change, ठीक है। Elastic means there is no change. तो रिपल्सिव जिस तरह से वो कोलाइड करेंगे उसी तरह से वो बैक बाउंस हो जाएंगे। रिपल्सिव फोर्सेस कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। Okay, thank you. अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 33 है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन एथेनॉल ड्यू टू, हाँ जी बेटा, इसकी रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एथेनॉल में OH बॉन्ड मौजूद होता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर है 34, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। सर उस दिन मैंने आपसे पूछा था कि जो अल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते, तो आपने कहा था वो शो करते हैं। तो अब इस केस में क्यों नहीं फिर हम वो प्रेफर करेंगे? बेटा हायर की बात हो रही है ना, हायर की बात हो रही है। देखो हमने देखना हायर जो है वो एथेनॉल के अंदर, उसकी रीजन क्या है? एथेनॉल में OH बॉन्ड मौजूद होता है जबकि एथेनॉल के अंदर जस्ट कार्बोनिल होगा, ठीक है। ये रीजन है बेसिक। सर रीजन दोबारा बता दें प्लीज। मैंने बोला एथेनॉल में OH बॉन्ड मौजूद है ना, CH2, ये देखिए OH बॉन्ड मौजूद है, जबकि जो एथेनॉल है उसमें जस्ट CO बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। जो पोलर है वो डाइपोल में मोस्टली शो कर लेगा ज्यादा। सर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी वैसे आपस में उनके मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में? नहीं, वो एल्डिहाइड और कीटोन का अलग-अलग वैसे पूछ रहा है। वो पोलर के बारे में इससे बात की थी कि जो कीटोन्स होते हैं और एल्डिहाइड्स हैं, ये बेसिकली आपके पास पोलर में कंसीडर होते हैं क्योंकि इनका कार्बोनिल ग्रुप जो है वो पोलैरिटी शो कर सकता है, ठीक है। जी सर, इनमें वही मैं पूछ रहा हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं ना होगी, डाइपोल फोर्सेस होंगी। डाइपोल फोर्सेस होंगी जी। यस सर, उस दिन मैंने ये क्वेश्चन किया था, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग आंसर दिया था और वो एमसीक्यूज भी मेरा क्लियर नहीं हुआ था।
लेकिन क्या सर अगर क्वेश्चन, देखो बेटा मेरी बात सुने, अब अगर आप एल्डिहाइड की किसके साथ देखना चाह रहे हैं, वाटर के साथ देखना चाह रहे हैं, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। जी एसीटोन जी जी देखना चाह जी रहे हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। अगर आप आपस में देखना चाह रहे हैं तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सही ठीक है। ओके वो आप देखिए आप किसके साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर देखा जाता है ऐसे जो है ना वो। ओके चलें जी आगे बेटा। यस सर। 34 एमसीक्यू बेटा, कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, किस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड नहीं, वॉल्यूम ऑफ वेसल इस पे भी नहीं, चार्ली टेम्परेचर ऑफ लिक्विड यस, टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर चेंज होता है, और आपने ये बॉइलिंग पॉइंट में इसका एक अच्छा रिलेशन भी पढ़ा हुआ है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है, एक खास टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के इक्वल हो जाता है, फिर हम कहते हैं वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछ ले जी, दुआ बेटा क्वेश्चन करें। सर आपने 33 का क्या बताया है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा। सर हाँ जी, सर वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ लिक्विड पे क्यों डिपेंड नहीं करता सर? किस पे, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे। हाँ जी, तो नहीं करता डिपेंड, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता बेटा, मैंने कहा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा, ना अमाउंट पे डिपेंड करता है, ना वॉल्यूम पे, ना सरफेस एरिया, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं आगे से, काइंडली बता के तो फिर हैंड डाउन कर लिया करें ताकि मैं आपका वेट ना किया करूं। जी दुआ बेटा क्वेश्चन है तो करें, अदरवाइज हैंड डाउन कर लें। ओके जी नेक्स्ट देखिएगा, एमसीक्यू नंबर हमारे पास है जी 35। द आइडियल गैस इक्वेशन Pv is equal to nRT, the value of R depends upon, बेटा किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स पे, आप जिनकी मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर प्रेशर पे भी डिपेंड कर सकता है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर सकता है, टेम्परेचर पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, और इसके साथ आप उसके कौन से यूनिट की मेजरमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप एसटीपी पे कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसके यूनिट्स होंगे, एसआई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसके यूनिट्स होंगे, तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, वो प्रेशर का भी हो सकता है, वॉल्यूम का हो सकता है, टेम्परेचर का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट किसी एक का नहीं हो सकता। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन एट 1 एटमॉस्फेयर, देखिए बेटा 1 एटमॉस्फेयर का मतलब कितना है 760 टॉर, आपकी बुक में 760 टॉर लिखा हुआ है तो उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया 1 एटीएम में, तो कितना होता है 1 एटीएम में आपके पास 290 डिग्री सेल्सियस, और आप याद है इसको क्या करते हैं डीकंपोजिशन से प्रिवेंट करने के लिए इसका एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसको क्या करते हैं डिक्रीज, तो फिर ये 210 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या हो जाता है बॉयल हो जाता है, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर है 37। In a crystal, all the lattice sites are found to be occupied by covalent molecules. To which kind of solid does it belongs? किससे ये मॉलिक्यूल जो है वो बिलोंग करेगा, तो ये बेटा आपके पास कौन सा सॉलिड होगा जिसमें इस तमाम लैटिस साइट्स पे क्या हो जी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स ने उसको ऑक्युपाई किया हो, तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे, ये आपके पास क्या होंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे। सर ये कैसे हो सकता है, ये एक्सप्लेन कर दें। बीटा इसका नहीं होना चाहिए क्योंकि क्रिस्टल लैटिस तो हम कोवलेंट के केस में स्टडी करते हैं, CnHCl हो गया, और नहीं आयनिक है। देखो बेटा जो कोवलेंट होता है ना बेसिकली इसमें एटम्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, इसमें कोवलेंट मॉलिक्यूल्स नहीं होते। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में आप देख लें कौन हो सकता है, शुगर हो सकता है, यस, तो शुगर किसकी एग्जांपल है मॉलिक्यूलर की, और बना ले आयोडीन बना ले, ठीक है। तो ये अगर वो कोवलेंट मॉलिक्यूल कहता है तो फिर हम मॉलिक्यूल सिलेक्ट करेंगे। हाँ जी, फिर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे। जी सईदा नूर बेटा क्वेश्चन करें। सर ये आयनिक नहीं होना चाहिए था क्योंकि लैटिस तो सिर्फ आयनिक सॉलिड से होता है। नहीं बेटा लैटिस सिर्फ आयनिक का तो नहीं ना होता, लैटिसाइड्स तो किसी की भी हो सकती हैं, कोई भी जो क्रिस्टल है उसकी लैटिसाइड्स होती हैं, ठीक है। लैटिसाइड्स क्या है बेसिकली वो पॉइंट्स है ना जहां पर उसका कोई एटम आयन मॉलिक्यूल व्हाटएवर जो भी चीज है वो शो हो रही है, ठीक है, उसको लैटिस पॉइंट्स कहते हैं, लैटिस साइट्स कहते हैं। जी वकार बेटा क्वेश्चन करें। So if it says anything molecules, then you would just say molecular.
Yes, if there is a covalent molecules like sugar, water, ice, carbon dioxide, etc., these are the molecular solids. So it'd only be for covalent molecules that it would be molecular. Yes, exactly. But you have to memorize the examples of molecular solids as well. So in case of carbon dioxide, yeah, sugar, etc., so these are only considered for the molecular solids. Not all the covalent compounds या covalent molecules are considered as a molecular. ठीक है, ये भी देखना है फर्दर उनमें क्या क्या चीजें हैं. Density of water is maximum at, बेटा कहाँ पर होती है? 0 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस पे. तो यहाँ पर तमाम वैल्यूज उसमें दी हुई हैं केल्विन में, तो आप इनको केल्विन में ले जाएं, तो आपके पास बीटा ऑप्शन बन जाएगा. 4 + 273 कितना हो जाएगा? 277 केल्विन. नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. ये देखें जी, ग्राफ बना हुआ है आपके पास, इसी में हम शो कर देते हैं बातें. ये देखें बेटा, यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या है? 1. आपको याद होगा मैंने जी की ग्रेटर वैल्यू और लेस वैल्यू के बारे में भी आपको बताया था. यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है, यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से कम है, और यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी की फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा है. बेटा जो 1 से जितना दूर होगा, जैसे हमने कहा था जी हीलियम है, हीलियम ज्यादा आइडियल है. क्यों? वो लाइन के ज्यादा करीब था. और फिर हमने ये ग्राफ बनाया था, अगर आपको याद हो, तो जो लाइन के करीब होगा वो आइडियल होगा, और जो लाइन से दूर होगा वो नॉन आइडियल होगा. बेटा तो हमने बताना है इसमें नॉन आइडियल कौन सा होगा, तो स्टूडेंट्स वो अल्फा ऑप्शन होगी, जैसे कि 1.5 वाला, बहुत दूर होगा. नेक्स्ट, कैटाइन एंड एनाइन combines in a crystal to form following type of solid. कौन सा जी? कैटाइंस और एनाइंस है, तो आयनिक होगा. नेक्स्ट, when water freezes it occupies 9% more space and its density क्या होगी? डेफिनेट सी बात है बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी क्या है? बेसिकली डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. 42 है, vapor pressure is highest for which liquid at its boiling point when external pressure is 1 atmosphere. एक्सटर्नल प्रेशर उसने बता दिया और बात कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट पे. तो मैंने एमसीक्यू आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है बेटा. अगर तो बात करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट पे सबका क्या होगा बेटा? सेम आपके पास वेपर प्रेशर होगा. तो मींस डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट वन. नेक्स्ट देखिएगा, Which of the following gas has maximum density at constant temperature? किसकी डेंसिटी मैक्सिमम है कांस्टेंट टेम्परेचर पे? तो बेटा आप फॉर्मूला पुट कर दें. D इक्वल टू क्या है? PM/RT. D इक्वल टू क्या है? PM/RT. तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप मास देख लें, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा डेल्टा. The acetone can dissolve in chloroform by the hydrogen bonding, and acetone is a liquid at room temperature predominantly because of. अब देखें, अब आगे वो बात आपकी वाली बेटा, अगर आप अपनी उसी बात पे आ जाएं, तो देखें जब वो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपस में बात कर रहे हैं, तो वो किस तरह से है जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. लेकिन अगर इटसेल्फ एसीटोन है, तो उसमें कौन सी जो फोर्स प्रोटेक्शन होगी? क्या आंसर बनेगा बेटा? डाइपोल. ठीक है जी. अहमद और ये जो ईशान बेटे ने जो क्वेश्चन किया था, यहाँ पर उसका आंसर भी मिल गया. नेक्स्ट, Which of the following solid has highest lattice energy? बेटा जो ऑप्शन आपको गिवन है उनमें पोटेशियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है और सीजियम क्लोराइड है. आपने क्या बताना है? हाईएस्ट किसकी है बेटा? जिसका साइज स्मॉल होगा, यानी कि आपके पास लिथियम जो है इसकी हाईएस्ट लैटिस एनर्जी होगी. नेक्स्ट देखें, as the speed of gas molecules decrease the number of कुलियन per second. देखिए बेटा, स्पीड अगर डिक्रीज होगी तो नंबर ऑफ कुलियन भी है वो क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी. कुलियन भी क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी. नेक्स्ट सर वो जो लेटेस्ट एनर्जी वाला क्वेश्चन, अगर इसमें हम मैग्नीशियम क्लोराइड डाल दें तो फिर कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? इसमें क्या ऑप्शन बोलिए आपने? सर मैग्नीशियम क्लोराइड लेटेस्ट एनर्जी के जिसमें हाईएस्ट होगी लेटेस्ट एनर्जी MgCl2 जी. तो इसकी सबसे ज्यादा होगी. सर यहाँ पे हम चार्ज टू साइज रेशियो में हम चार्ज प्रायोरिटी पे रखते हैं. हाँ जी, चार्ज प्रायोरिटी पे होती है. इसके लिए हम यूज करते हैं डाई, फिर डाई मोनो, एंड देन लास्ट पे फिर मोनो.
या सिंपली ऐसे करने डाई पहले होगा फिर मोनो मोनो, ठीक है? जी सर। सर 44 वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा वाला बेटा? 44। देखो उसने आपसे पूछा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म CaCl3 और ये एसीटोन, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बता देता हूं। CH3C डबल बॉन्ड O, अब ये इसका पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, इसके साथ इसका जो H है वो मिल सकता है, क्लोरोफॉर्म का H मिल सकता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब क्वेश्चन इसका ये है कि इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, उसने बता भी दिया आपको, लेकिन कहता है जब हम बात करते हैं एसीटोन की, एसीटोन के साथ दो एसीटोन आपस में, ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, एक और एसीटोन है, ये इसका पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव है, सॉरी, तो ये डाइपोल और ये डाइपोल, तो फोर्स रोटेशन कौन सी होगी? डाइपोल डाइपोल फोर्स रोटेशन। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। एमसीक्यू नंबर है 47, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन। देखिए बेटा, लिक्विड ऑक्सीजन है O2 और लिक्विड हाइड्रोजन है H2, दोनों ही क्या है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बेटा? लंडन डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट, when the product of pressure and volume is plotted against pressure for a given amount of a gas, the line is obtained which is parallel to, ये देखिए जी, यहाँ प्रेशर था, यहाँ प्रेशर वॉल्यूम था, तो लाइन कैसे बनती थी? पैरेलल टू x axis, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। नेक्स्ट, identify the value of R at STP 0.0821 atm dm cube per Kelvin per mole, means beta option. And last question is, the statement equal volumes of gases means at same temperature and pressure contains same number of molecules is known as, क्या कहते हैं जी इसको आप? एवोगाड्रोस लॉ कहते हैं जी। बेटा क्वेश्चन करें। सर आप एक बार वो दिखाए सर, स्क्रीनशॉट लेने हैं। क्या करूं? स्क्रीनशॉट लेने हैं सर, आप एक बार साफ करवा दें। क्या करवा दूं? साफ करवा दें? नहीं सर, स्क्रीनशॉट लेने हैं सर, आप ऊपर से पहले से शुरू कर लें। अच्छा, मैं करता हूं अभी। इसके अलावा क्वेश्चन किसका है? रहमत बेटा क्वेश्चन करें। और सर क्वेश्चन नंबर 42 अगर एक बार समझा के सर। 42 बेटा, वेपर प्रेशर इज हाईएस्ट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बेटा बात कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट पे। देखो कि अगर तो उसका एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया हुआ है, देखो बोले यहां से पढ़े कितना दिया हुआ है? व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज, बोला करो, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज 180 180 सर। ठीक है बेटा, तो वेपर प्रेशर जब बढ़कर 1 atm होगा तो वो चीज क्या हो जाएगी? बॉइल। वो चीज क्या हो जाएगी? बॉइल। इट मींस बॉइलिंग पॉइंट के लिए कितना प्रेशर होना जरूरी है? 1 atm। कितना होना जरूरी है? चाहे वो डाइथाइल ईथर हो, चाहे इथाइल अल्कोहल हो, चाहे वाटर हो, जब इन सब का 1 atm होगा तो फिर वो बॉइल होगा। ये बात समझ आ गई पहले? जी सर। अच्छा, अब वो कह रहा है जी द वेपर प्रेशर इज हाईएस्ट। किसका हाईएस्ट होना है? जब है ही बॉइलिंग पॉइंट पर है तो सबका क्या होगा? सेम। सबका क्या होगा? सेम। अगर तो बॉइलिंग पॉइंट का वर्ड ना लिखा होता तो फिर आप जाते कि वाटर है, इथाइल ईथर है, इथाइल अल्कोहल है, तो फिर आपने इस ऑप्शन पे जाना था। ठीक है सर। अच्छा जी, अब हैंड डाउन कर लें जी। दुआ बेटा क्वेश्चन करें। सर 38 का बता दें कैसे किया? 38, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। देखिए बेटा, डेंसिटी किस टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है पता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे? आगे से पार्टिसिपेट किया करें बच्चे जी, बोलें। जी सर। कितने पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। पढ़ा इसको? जी सर। तो बेटा इसमें 273 ऐड करें, केल्विन के लिए 273 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? ठीक है सर। ओके शाबाश।
जी उमामा ताहिर क्वेश्चन करें। सर ये 7 वाले को एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। 7 वाला? यस सर। 7 okay, on the basis of intermolecular forces predict the correct order of increasing boiling point of the substance। तो स्टूडेंट्स ये देखें अमोनिया का तो डेफिनेटली ज्यादा होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया तो इसमें पहले विन कर गया, ठीक है। पीछे कौन रह गया? हीलियम और हाइड्रोजन। तो हीलियम और हाइड्रोजन में 2 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हीलियम एटॉमिसिटी की बेस पर। और सर ये जो 9 वाला है ना, लिक्विड इज एवेपोरेटेड, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, सर इसका ये नहीं होना चाहिए कि मतलब इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल एवेपोरेट करता है तो उसके बाद जो एक्सटर्नल मतलब टेम्परेचर है वो फौरन अंदर की तरफ मूव करता है सिस्टम के अंदर, तो उस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। नहीं अंदर क्यों? पहले क्या होता है? पहले तो बेटा जब एवेपोरेशन होती है ना तो पहले तो टेम्परेचर लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज कर देता है, उसको कंपनसेट करने के लिए वो फिर सराउंडिंग से हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, तो उसके बाद फिर क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा? सेम, और फिर बाहर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम, ठीक है। तो यहाँ पर तो उसने सिंपल पूछा है कि एवेपोरेशन हुई, लिक्विड के साथ क्या हुआ? तो लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ओके सर ठीक है, बाद में उसको बैलेंस करने के लिए करता है तो वो एक अलग बात है जी। ओके ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट चलें जी, आलिया बेटा क्वेश्चन करें। सर 26 दोबारा रिपीट करें, वो कैसे काउंट करेंगे हम? 36 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन। क्वेश्चन करके गायब। सर आपने एमसीक्यूज में हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिफरेंस कहा था, प्लीज वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा आप अगर HF को देखें तो HF में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और वो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्ट्रॉन्गर है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इट मींस जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड का जब जिक्र आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, और जब बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र आएगा तो फिर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है जिसमें स्ट्रॉन्गर होगी, ठीक है बेटा। ओके किसका क्वेश्चन है जी अब? सर 43 बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा मैंने आपको बताया था D = PM/RT होता है, जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, तो नियोन का मास ज्यादा होता है बेटा 20 होता है, तो इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। सर हमारे सर एक क्वेश्चन था जी करें। सर एवेपोरेशन जो आपने कहा वो कूलिंग करता है और मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, और हम ये भी कहते हैं कि जो एवेपोरेशन है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन एंडोथर्मिक प्रोसेस में तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए ना, तो फिर हम इसको एंडोथर्मिक क्यों कहते हैं? बेटा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? सर जिसमें हम हीट ऐड करते हैं। ओके हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो कहां से हीट एब्जॉर्ब करेगा? ये सराउंडिंग से, तो फिर एंडोथर्मिक नहीं होगा। जी आमना बेटा करें क्वेश्चन। सर मेरा यही क्वेश्चन था कि जब वो सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब कर रहा है तो लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सराउंडिंग का डिक्रीज होता है, हमने यही पढ़ा है ना। तो मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि इवेपोरेशन एट ए टाइम कूलिंग भी काज कर रहा है और एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है। अच्छा इसमें ना 2 केसेस हैं, एक हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज और एक बोलते हैं फाइनल स्टेज, ठीक है। जब इनिशियल स्टेज की बात करेंगे, जैसे ही एवेपोरेशन होगी तो आपके लिक्विड का टेम्परेचर बेटा डिक्रीज कर देगा। अब फाइनल स्टेट के अंदर क्या होगा? एंड पे क्या होगा? लिक्विड क्या अपना टेम्परेचर डिक्रीज रखेगा? कभी भी नहीं ऐसा होगा। वो क्या करेगा? वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। कहां से करेगा? सराउंडिंग से। तो फाइनली फिर क्या होगा? फाइनली ये होगा कि लिक्विड अपना टेम्परेचर दोबारा अटेन कर लेगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज, जिससे इवेपोरेशन में आप कहते हैं जी कूलिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सर हाँ जी बेटा। सर कल वाले लेक्चर से
जी पहले इसी से रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन है वो करने, फिर मैं आपका वो भी आंसर करता हूँ। बेटा इस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन शाबाश, अगर किसी का है। सर नो इस पेपर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो बता दें प्लीज। हाँ जी पूछिए बेटा। सर वो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ना, वो ये था एलएमएस पे कि द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ गैस इज। सर दो ऑप्शंस भी हमें डाउट है। एक ऑप्शन था प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और दूसरा ऑप्शन था प्रोपोर्शनल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस। तो इसमें से हम कौन सा चूज करेंगे ऑप्शन? एक आपके पास है आरएमएस, सीआरएमएस है। हाँ जी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो सीआरएमएस होगा ना ये। सर कैसे इसका सीआरएमएस, वो भी तो हो सकता है ना, टेम्परेचर के भी तो जो हमारी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। लेकिन जब वेलोसिटी की जिक्र कर दिया उसने, तो आपको वेलोसिटी पे टिक करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यही इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। जी मलाइका। सर क्वेश्चन नंबर 6। जो बच्चे नमाज पढ़ना चाहते हैं बेटा वो नमाज पढ़ लें, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, फिर अगली क्लास शुरू हो जाएगी। जी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटा? जी मलाइका क्या क्वेश्चन है? सर ये समझा दें, और क्वेश्चन नंबर 35 भी। 6 वाले में देखें एचएफ है। एचएफ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ज्यादा होता है ना। मैंने आपको फोन सिखाया हुआ है, फोन FON, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एचएफ में ज्यादा है। तो उसके बाद किसमें एथेनॉल और वाटर, इनमें OO मौजूद है, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी एज कंपेयर ऑफ NH3। तो इसलिए NH3 जो है ज्यादा क्या होगा, वोलेटाइल होगा। सर हाँ जी सर हाफ लाइफ से सवाल है, कर लो। क्या है बेटा? सर कल के टॉपिक हाफ लाइफ से एक सवाल है। जी करिए बेटा क्वेश्चन। सर एक MCQ था कि if concentration of a reactant is a constant half life, then the order of reaction is, सर इसका क्या आंसर होगा? अगर आपके पास क्या है, दोबारा जरा लिखवा दें मुझे। If concentration of reactant is a constant half life, then Is the it order of constant? reaction, जी constant half life है ओके with respect to reactants। कोई वैल्यू दी हुई है उसने 0.6? नो सर नहीं दी हुई। सर पूरा क्वेश्चन ऐसा है कि if concentration of a reactant indicates a constant half life, then the order of reaction will be, सर फिर ऑप्शन दिए में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और हाफ ऑर्डर। इसके जो यूनिट्स बन रहे हैं आई थिंक सो पर सेकंड में जा रहे हैं। स्टेटमेंट जरा एक बार फिर बोले, मैं इसको देखता हूँ एक बार फिर। if concentration okay, of a reactant indicates a constant half life, indicates a constant half life, it means there is no change in concentration, okay? half life तो constant है, then the order of reaction will be, first order होगा। सर वहां तो जीरो ऑर्डर लिखा हुआ था। अगर आप वेट करो, इसको हाफ लाइफ के रिलेशंस निकालो। असल में ना कुछ चीजें ऑरली मुझे सुनकर समझ नहीं आती सही, बात स्टेटमेंट्स ये सारी बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन से ही पता लगती है। अगर आप हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हो तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की जो होगी वो क्या होगी आपके पास, इंडिपेंडेंट होगी जी, ठीक है। और अगर सेकंड ऑर्डर है तो उसकी टी हाफ कितनी होगी आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और इधर हो जाएगी स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और लास्ट पे क्या हो जाएगी, डायरेक्टली, ओके। अच्छा जी, अब उसने बोला आपको कि अगर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या रहती है आपके पास, कांस्टेंट रहती है। जी जी सर वो कांस्टेंट है। इट मींस देयर इज नो चेंज, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, ऐसे ही है। तो फिर क्या कह रहा है, देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो सही है, ये डायरेक्टली या जीरो ऑर्डर सही कह रहे हैं वो। अगर तो ओवरऑल देखो कांस्टेंट रह रहा है, इट मींस उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है,
जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर वो आप उसकी हाफ लाइफ भी लेंगे तो वो तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो ओवरऑल क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है। वैसे एलएमएस पे सर ने दो स्टेटमेंट लिखाई थी कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, और उन्होंने दूसरी बात ये बोली थी कि हाफ लाइफ देखो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट। हाँ ये देखो, ये हाफ लाइफ का इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन वहां पर जो वो बात कर रहा है ना, वो कर रहा है ऑर्डर की लिहाज से। मैंने भी इसलिए आपको पहले क्या बोला था, फर्स्ट ऑर्डर बोला था ना, वो विद रिस्पेक्ट ऑफ हाफ लाइफ है। अब उसने हाफ लाइफ को तो क्या कंसीडर कर लिया, कांस्टेंट। इट मींस ये वाला तो हाफ लाइफ वाला सीन खत्म हो गया। जब हाफ लाइफ खत्म हो गया, हाफ लाइफ की जो बात कर रहे हैं कि हाफ लाइफ कांस्टेंट है, तो इंडिपेंडेंट हो गई ना? नहीं, देखो इंडिपेंडेंट का जिक्र आएगा जब आप डायरेक्टली उसको ऑर्डर के साथ रिलेट करेंगे। आप कह रहे हैं उसकी हाफ लाइफ क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, अगर तो 100 थी तो 100 ही है, 100 थी तो 100 ही है। मींस इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। पॉइंट समझ आया? जी सर, थोड़ा सा। हाँ, तो इसका मतलब ये हो, हाफ लाइफ वाला फैक्टर यहाँ से निकाल दो, जस्ट ऑर्डर को डिस्कस करो यार। और ऑर्डर के लिहाज से कहते हैं इंडिपेंडेंट होता है, जो उसको आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हाफ लाइफ के लिहाज से बात करेंगे तो फिर फर्स्ट ऑर्डर बनेगा। बस ये आपने देख लेना है कि वो हाफ लाइफ के लिहाज से पूछ रहा है या सिंपल ऑर्डर रिएक्शन। ओके बेटा, रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह कल लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।